एक चीज जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत अलग है, क्योंकि समय की भाषा समझना यह ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों शब्दों को एक ही कागज के पर्चे पे रखने वाला यह विज्ञान है। इसमें सारी चीजों को इसी प्रकार से रखा जाता है। कुछ लोग तो गए जन्म की बात भी लेते हैं और गए जन्म से आपने ये लाया है वो लाया है, ऐसे भी हमें देखने मिलता है। तो जब हम समय इस विषय से चर्चा करते हैं तो टाइम और टाइम मैनेजमेंट ये दो शब्द बहुत उपयुक्त होते हैं। मैनेजमेंट की किसी भी चीज में हम देखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आ ही जाता है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, फिर सारी चीजों को टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। और ज्योतिष में समय को भी बताने की पद्धति है, इसे हम कहते हैं मुहूर्त। यहाँ पे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, यहाँ पे भी मुहूर्त होते हैं। यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि आपको आज सुबह जल्दी उठ के ये करना है, फिर ये करना है। सोमवार के दिन क्या करना है, मंगलवार के दिन क्या करना है, बुधवार के दिन क्या करना है। जैसे ही ये शब्दों के प्रयोग शुरू हो जाते हैं, वैसे ही इसकी नई उपलब्धि हमें पता चलती है। जैसे कि हम जब वार यानी डे इस विषय की चर्चा करते हैं तो मंडे यानी चंद्र का दिन, तो इस दिन में आप ऐसे कपड़े पहनिए। उसके बाद में आप फिर शिव जी के मंदिर जाइए। चलिए, हम तो मंदिर वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये दिन सामाजिक कार्य के लिए अच्छा है क्योंकि इसका डे लॉर्ड, दिन का अधिपति चंद्रमा है। ये तो सबको पता ही होगा। फिर सोचते हैं कि मंगलवार को क्या होगा। मंगलवार को क्या होना है? मंगल तो शक्ति का पूजक है, परफेक्शन का कारक है, यंत्र, मशीनरी, इंजीनियरिंग, इनसे संबंध में जुड़ा है। तो हम एक काम करते हैं, सोमवार के दिन हम सामाजिक कार्य करते हैं, मंगलवार के दिन कोई टेक्निकल काम करते हैं। हाँ, मतलब मंगलवार टेक्निकल काम हो गया, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से दूसरा काम भी मेरा चालू हो गया। इसके बाद में बुधवार को क्या करना है? बुध तो कम्युनिकेशन का कारक है, तो जिसे किसे मिलना है तो उसे बुधवार को मिलो। कुछ भी आधे अधूरे काम है उसे बुधवार को पूरा करो, और नए कोई कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं वो भी बुधवार को करो। चलो, बुध का काम हो गया। अब गुरुवार को क्या करें? गुरुवार तो धर्म का वार है। एक वीडियो में मैं देख रहा था कि हर भारतीय व्यक्ति को गुरुवार के दिन मंदिर जाना चाहिए। चलो, एक दिन तो दे दिया। बेसिकली गुरु यानी विजडम, गुरु यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुरु यानी एजुकेशन। हाँ, तो हम हर गुरुवार को कुछ ना कुछ सीखेंगे और हो सके तो किसी को सिखाएंगे। चलो, गुरुवार का काम हो गया। अब शुक्रवार को क्या करेंगे? शुक्रवार पंचतत्व का कारक है। तो सारे प्रकार के आनंद सुख उपभोग करना है तो शुक्रवार बड़ा प्यारा है। तो कोई भी लग्जरी चीज खरीदनी है, बेचनी है, लेनी है, देनी है, ऐशो आराम करना है, किसी को घुमाने ले जाना है, तो शुक्रवार बड़ा अच्छा है। अब शनिवार को क्या करें? शनि तो कर्म का कारक है। जो काम आप शनिवार को करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो सारे अनइंटरेस्टिंग काम जो है वो शनिवार को करिए। जो भी कमिटमेंट्स आपके पेंडिंग है उनको शनिवार को पूरा करिए। बहुत चलिए, और हफ्ते भर के जितने भी सारे कंप्लेंट्स हैं उनको भी शनिवार को सेटल करने का प्रयास करिए। और संडे को क्या है? संडे को छुट्टी होती है, तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए।
खेलना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, लोगों के साथ मस्ती करनी चाहिए। और ये तो हो गया पूरा हफ्ता, 7 के 7 दिन टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो ज्योतिष शास्त्र में और आम इसमें क्या फर्क है? ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। होरा शास्त्र के हिसाब से बने हुए वार को लेके हमने 7 दिन का टाइम टेबल तय किया। इससे काम बनेगा? क्या हर व्यक्ति को इसी प्रकार से काम करना चाहिए? आइए, यही आज का मुख्य विषय है। आज का विषय है टाइम मैनेजमेंट विथ एस्ट्रो कंसेप्ट। मैं सुनील पुरोहित, अभिजीत प्रतिष्ठान से, and I'm thankful to Jyoti Joshi madam for allowing us to use their YouTube channel, Astro Guruma Dr. Jyoti Joshi, and we'll continue about time management. सी ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष का चंद्रमा कुंडली में कुछ ऐसे भावों को कनेक्ट करता हो जो शायद कौवे के प्रकार का नहीं है, समाज के प्रकार का नहीं है। तो उसे उस दिन सोमवार के दिन ये काम करना चाहिए क्या? हाँ, आप सोचेंगे फिर तो थोड़ी मुसीबत है। हमारे कुछ जातक है जिनको हम हमेशा कहते हैं कि जिनका जन्म कन्या लग्न में हुआ है या जिनका मंगल कुंडली में एक्सीडेंटल एस्पेक्ट कर रहा है। और हम तो बात कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन टेक्निकल काम करना चाहिए। टेक्निकल काम ऐसे लोग मंगलवार को करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, झगड़ा होगा। और आपसे मैं एक बात खास शेयर करना चाहूंगा। यदि कुंडली में आपका कन्या लग्न है तो मंगलवार के दिन आपके वर्किंग एक्टिविटी में झगड़े होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसका कारण है कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, वो तृतीयेश और अष्टमेश जरूर होता है। यानी वो जिन भावों को कनेक्ट करता है वो तृतीय भाव और अष्टम भाव होते हैं। यानी मंगलवार कन्या लग्न के लिए टेक्निकल विषय नहीं है। यदि आपको किसी के ऊपर भड़ास निकालनी है, किसी के साथ झगड़ा करना है, कहीं भी आपको ऐसा कोई कम्युनिकेशन करना है जिसके करने के बाद लोग उकसेंगे, भड़केंगे, आपकी तरफ आएंगे, ऐसी यदि आपकी इच्छा है, आज के जमाने में भी बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी का विषय है। कहीं भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल दो और आप कन्या लग्न के हैं और आप मंगलवार के दिन ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डालते हैं तो बी श्योर यू विल गेट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। यानी कहते कहते हम यहां तक पहुंचे हैं कि डेलॉर्ड इज सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन टाइम मैनेजमेंट। कहीं भी टाइम मैनेजमेंट के साथ में जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें कन्या लग्न के लिए मंगल एक अलग प्लैनेट नजर आएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं these things are divided into parts. One part is general timetable and another is a specific timetable. किसी भी विषय को जनरल और स्पेसिफिक इस प्रकार से लिया जा सकता है और इसी टाइम मैनेजमेंट को हम एस्ट्रो टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। सेंसिटिविटी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, चार्ट सेंसिटिविटी के हिसाब से बना हुआ टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। अभी ये सोचिए कि कुंडली में शुभ भाव कौन से हैं? आप कहेंगे सारे भाव शुभ है, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ तो तर्क शुद्ध लोग होंगे, वो तो कहेंगे सबसे शुभ भाव तो व्यय भाव है, क्योंकि यहां पे आपको देना है। लेने की चिंता मत करो, देने की चिंता करो। हाँ, एस्ट्रो फिलोसॉफी में ये बात जरूर आती है। क्या बात आती है पता है आपको? एस्ट्रो फिलोसॉफी में कुंडली का नवम भाव और व्यय भाव ये दोनों गुरु के अधीन है। नैसर्गिक कुंडली में गुरु की राशि नवम भाव में है और व्यय भाव में भी है। यानी भाग्य और दुर्भाग्य ये दोनों गुरु के अधीन है। अब ये गुरु जो है ये क्या बता रहा है पता है आपको?
व्यय यानी खर्च। आप पैसे कैसे भी कमाओ, आप रिसोर्सेस कैसे भी जमा करो, आपके पास जो संचित समय है उससे कुछ भी करो, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा, आपका परिचय, आपकी कीर्ति एक ही चीज पर निर्भर करती है, और वो है आप इसे कैसे खर्च करते हो। हाउ यू स्पेंड इट, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। व्यय ही आदमी के परिचय का मुख्य लक्षण माना जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको पता चला कि किसी स्वामी जी ने प्रवचन दिए हैं, अरे वाह, इनका समय तो लोगों को मार्गदर्शन में गया, तो आप कहेंगे यस, दैट इज इंट्रोडक्शन। चलिए अब एक बिजनेसमैन का परिचय कराते हैं। आप कहेंगे बिजनेसमैन तो पैसा कमा रहे हैं। पैसे कैसे भी कमाओ, यदि उन्हें उसके बाद में सरकार को फाइन भरना पड़ा, लॉयर्स को, हॉस्पिटल्स को चंदा नहीं खर्चा करना पड़ा, तो आप कहेंगे अरे यार, उसने कुछ तो गड़बड़ है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना समय और संपत्ति जिस प्रकार से खर्च करती है, वो उसका परिचय बन जाता है। दैट इज हिज एक्चुअल इंट्रोडक्शन टू द सोसाइटी। कई सारे लोग किसी भी प्रकार से बहुत मेहनत करके या किसी भी चोरी चकारी से पैसे कमाते हैं, किसी भी प्रकार से पैसे कमाते हैं, लेकिन यदि वो एक स्कूल चालू करते हैं, हॉस्पिटल चालू करते हैं और ऐसे प्रकार के एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंदिर बांधते हैं, चलो, तो लोग क्या कहते हैं, दान शूर फला 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 फला। ये तो परिचय हो गया उनका। आपके सारे कर्मों के परिचय से ज्यादा बड़ा परिचय आपके व्यय का होता है, क्योंकि कर्म केवल आपके जीवन के साथ जुड़ा है और व्यय मोक्ष के साथ जुड़ा है। आपके भांति जो आपके भीतर का जो बाहरी परिचय है, वो भाग्य स्थान और व्यय स्थान से जोड़ने वाले गुरु की वजह से होता है। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज, टाइम मैनेजमेंट करते समय हमें अलग प्रकार से सोचना चाहिए। कौन से ग्रह कौन से भाव से जुड़े हैं, वो एक नजर देख लेना। जस्ट लुक एट देम। एकदम आसान तरीका है। अरे हमारी जनरल हॉरोस्कोप, सामान्य कुंडली, प्रचलित कुंडली, उसे खोलिए और देखिए इसमें कौन से ग्रह कौन से भाव को जोड़ते हैं, कौन से भाव के साथ जुड़े हैं। इट डजंट रिक्वायर इवन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और इट डजंट रिक्वायर मोर देन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। किसी भी कुंडली को समझने के लिए हमें उसके भाव को समझना चाहिए। यानी हम ये सोच सकते हैं कि किसी का दिन का चयन करना है, तो जो मैंने आपको सामान्य परिभाषा बताई, उसके अलावा एक विशेष भाषा से उसे देखना चाहिए और भाव के साथ उसे जोड़ना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने एक हॉरोस्कोप रखने का प्रयत्न करता हूं और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुंडली को समझना चाहिए। अभी हमारे सामने एक सिंह लग्न की कुंडली मैंने रखी है, और इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो क्या समझ में आ रहा है। देखिए, इस कुंडली के लिए हमारे लिए there are certain things which are very easy to understand. Those things are, see, Shukra is in Lagna, okay, Ravi and Chandra in second house with Mercury, रवि चंद्र बुध ये सेकंड हाउस में है, मंगल तृतीय स्थान में है, शनि सप्तम स्थान में है, गुरु और राहु नवम स्थान में है। अभी इस बंदे के साथ में यदि हमें कुछ सोचना चाहिए तो क्या सोचना होगा, तो हमें यह सोचना होगा कि इस व्यक्ति को कौन सा दिन किस काम के लिए सही है।
उदाहरण के तौर पे यदि इसे आर्थिक लाभ चाहिए तो कुंडली का कौन सा प्लान लिखेंगे? हम लिखेंगे लाभेश, यानी 11 हाउस एंड इट्स लॉर्ड। आसान तरीका हो गया। अरे मुझे लाभेश चाहिए, मुझे लाभ देखना है ना, सारे प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जो लाभ स्थान है उसे मुझे देखना चाहिए। और वो लाभ स्थान कौन सा ग्रह दे रहा है? तो इसमें लाभ स्थान में और कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लाभ स्थान का अधिपति है बुध, मर्क्यूरी। ओके, तो इस व्यक्ति ने जब कभी स्टेक लगाना है, कोई खास काम करना है या कोई इच्छा के पूर्ति की अपेक्षा करनी है, ही शुड फोकस ऑन वेडनेसडे। सिंपल सॉल्यूशन। अरे वाह, ये तो अलग बात हो गई। तो फिर इस व्यक्ति के लिए गुरुवार कैसा है? आप कहेंगे ऐसे कैसे बता सकते हैं? जी हां, हमारे यहां पे कृष्णमूर्ति पद्धति एक बहुत आसान और सुंदर पद्धति है। इसमें जो प्लैनेटरी रोल्स है उन्हें भी पकड़ना चाहिए, ऐसे माना जाता है। तभी तो हम कहेंगे कि कोई भी समय अच्छा नहीं, कोई भी समय बुरा नहीं। समय किस काम के लिए देना चाहिए वो हमें देखना चाहिए। और वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? फिर हम ऐसे करेंगे कि इस व्यक्ति के लिए गुरु कैसा है, गुरु कैसा है इस कुंडली के लिए। गुरु तो है 9वें स्थान में है, लेकिन उसकी राशियां कहां पे है? एक राशि है 5वें स्थान में और दूसरी राशि है 8वें स्थान में। यानी इस कुंडली के लिए गुरु रिस्क लाता है, इस कुंडली के लिए गुरु स्पेक्युलेशन का कारक है, इस कुंडली के लिए गुरु एंटरटेनमेंट विथ रिस्क इसका कारक है। यदि आप युवा है या आप अपने आप को युवा समझ रहे हो और किसी को छिपके मिलना है तो गुरुवार को मत जाना, क्योंकि उसका पता सबको लगेगा। अष्टम स्थान इज हाउस ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड। टाइम मैनेजमेंट करते समय हमें ये गुरुवार का ख्याल नहीं रखना चाहिए, किसी और दिन को चूज करना चाहिए। वो दिन जिस दिन को अष्टम स्थान का संबंध नहीं हो, बाकी सब चलेगा। अष्टम स्थान है ना, यू विल गेट एक्सपोज, यू विल गेट कॉट, यू मे गेट पनिश्ड, यू मे गेट इंसल्टेड। इफ यू वांट टू अवॉइड, यूज द अदर डे। अब इस व्यक्ति के लिए घूमने फिरने के लिए कौन सा दिन अच्छा है? उसके लिए उसे सोमवार अच्छा है, क्योंकि वह स्थान का अधिपति चंद्रमा है। पारिवारिक काम करने के लिए कौन सा दिन अच्छा है? अरे रविवार बड़ा अच्छा है, क्योंकि सन इसके सेकंड हाउस में है। फिर उसके लिए मंगलवार कैसा है? हाँ, उसे कई नई बात सीखनी है, प्रॉपर्टी में लेन देन करनी है, कुछ लिखना है, किसी को कुछ बताना है, तो मंगलवार अच्छा है। सो दिस इज अ न्यू लैंग्वेज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। हमने डे लॉर्ड को तो तय किया, हमने ये देख लिया कि जो दिन का अधिपति है वो हमें एक बार एक समय का शुद्धिकरण करके देता है, समय को टाइम मैनेज करने के लिए उपयुक्त होता है। इससे काम बनेगा? जवाब है नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। इससे सरलता आएगी लेकिन काम नहीं बनेगा, क्योंकि सारे मैटर्स जो है वो केवल डे लॉर्ड थोड़ी ना सेटल करने वाला है। तो हम उसे चंद्र के राशि और नक्षत्र से तय करना शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पे चंद्र की जो राशि और नक्षत्र है उन्हें यदि हमने कुंडली के साथ जैसे अभी हमने देखा था वैसे ही यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से ग्रह के राशि और नक्षत्र हमारे लिए शुभ है। विश्वोत्तरी सिद्धांत एक इतनी आसान और सुंदर व्यवस्था है जिसमें हम ये तय कर सकते हैं कि ग्रह का अधिपत्य नक्षत्र के हिसाब से किया जा सकता है, नक्षत्र का अधिपत्य कौन से ग्रह है उससे भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे केतु
शुक्र, रवि, यह क्रम किसका है? विषुवत्तरी सिद्धांत का क्रम है। जैसे अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु के हैं। यदि आपके कुंडली में केतु अच्छे भाव में स्थित है, अच्छे भाव को निर्देशित कर रहा है, अच्छे भाव को बता रहा है, तो केतु के नक्षत्र वाले दिन को आपको वो काम करना चाहिए। यहां पे क्या कहा हमने? नहीं तो आमतौर पे लोग आपको कहेंगे, अरे बाप रे, ये फला फला नहीं। मुझे याद आया, एक व्यक्ति ने कहा कि कोई भी काम करते समय हम भरणी नक्षत्र नहीं लेते, इतना ही हमें पता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र को यदि हमने नया नाटक चालू किया तो वो बंद पड़ जाता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र यमराज का है। यह एक तर्क हुआ, ये मैं नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, एक तर्क है। इसे कहते सामान्य तर्क, और जनरल लॉजिक। और जनरल लॉजिक में आपको कोई ना कोई नतीजा जरूर मिलता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, सबके लिए एक बात नहीं होती। हम ये मानते हैं कि यदि किसी के लिए केतु अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए शायद केतु अच्छा नहीं है। अभी वही कन्या लग्न वाले दोस्त के लिए यदि हम कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र बहुत शुभ है, और समझो उसकी कुंडली में केतु सिंह राशि में व्यय स्थान में है, तो टेक इट फ्रॉम मी, एवरी अश्विनी स्टार कैन ब्रिंग सम चैलेंज टू हिम। क्योंकि केतु व्यय स्थान में है और उसकी जो मंगल की राशि है वो तृतीय स्थान और अष्टम स्थान में है। हमें एक आसान तरीके से इस चीज को देखना चाहिए, यानी नक्षत्र का अधिपति जो है उसे भी समझना चाहिए। केवल यह नक्षत्र शुभ है, यह नक्षत्र अशुभ है, यह एक जनरल पार्ट हो गया। जनरल पार्ट को हमें जनरल काम के लिए सोचना चाहिए, और विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट प्रकार के तर्क को ढूंढना चाहिए। यानी यदि हमारी कुंडली में छठे भाव से, 11वें भाव से, 9वें भाव से जो जो ग्रह संबंध में है, उनके अधिपत्य के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों को हमें ढूंढ लेना चाहिए। ये इस्तेमाल करना एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने अपनी कुंडली को सामने रख के यदि ग्रहों को भाव के साथ रखा तो एक दिन जरूर आएगा। अभी जो कुंडली हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, उसके साथ में मैं आपको एक चित्र बना के देता हूं। इसके साथ में आपको पता चलेगा कि हम किसी भी कुंडली को इतने आसानी से समझ सकते हैं और अच्छा समय ढूंढने में उसको मददगार कर सकते हैं। वी कैन यूज इट टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर फाइंडिंग टाइम मैनेजमेंट। ये जो ग्रह जिस राशि नक्षत्र में चंद्रमा ट्रेवल करते हैं, उनके साथ जोड़कर आप अच्छे समय का चयन कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट बेटर टाइम। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो अभी ये कुंडली हमारे साथ में है, एक आसान सी कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली, और यहां पे हम हर ग्रह का रोल ढूंढेंगे। कौन सा कैरेक्टर इस स्टोरी में, ये जातक के स्टोरी में, जातक के कथा में, जातक के आयुष्य की कथा में ग्रह का क्या योगदान है, यह देखने का आसान तरीका हमारे सामने है। यदि आप 27 नक्षत्र 12 राशि जानते हैं तो आप भी इसका इस्तेमाल उतनी ही सरलता से करेंगे जितने सरलता से हम अभी कर रहे हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं इसे समझने का प्रयत्न। सन, इस कुंडली में सन यानी सूर्य कहां पे है? सूर्य सेकंड हाउस में है, कन्या राशि में। तो हम लिखेंगे सन कनेक्टेड विद 2, और उसकी जो राशि है वो लग्न भाव में है। यानी जब भी समय सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, तभी तभी उसका जो रोल एज अ टाइम, समयोचित
परिणाम धन भाव और लग्न भाव के होंगे। चलिए चंद्रमा क्या कर रहा है देखिए। यदि मैं चंद्र को देखता हूं, चंद्रमा वो भी सेकंड हाउस में है, लेकिन उसकी राशि जो है कर्क राशि, वो व्यय भाव में है। यानी सूर्य जो है वो सेकंड हाउस के साथ लग्न भाव को जोड़ने का काम करता है, और चंद्रमा धन स्थान के साथ व्यय स्थान को जोड़ने का काम करते हैं। यानी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, खर्चा होगा, कैश फ्लो का काम होगा, स्वैपिंग होगा। यदि किसी के पास से पैसे लेने और किसी को देने हैं, दोनों काम सोमवार को हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्र 212 है। वही काम आप जो चंद्र के नक्षत्र है, जैसे रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये नक्षत्र को भी आप कर सकते हैं, ऐसा उसका मतलब है। वार यानी डे इज वन थिंग एंड द स्टार इज अनदर थिंग। यदि समझो मैं मार्स को देखता हूं इस कुंडली में, तो मंगल कुंडली के तृतीय स्थान में है और उसकी राशि चतुर्थ स्थान और नवम स्थान से जुड़ी हुई है। यानी किसी को घर बदलना है, कुछ नया सीखना है, कोई एजुकेशन लेना है, कहीं भी ट्रैवल करना है और ट्रैवल से आनंद प्राप्त करना है, तो मंगल अच्छा है। हमेशा मंगल बुरा नहीं होता। कई बार जैसे इस कुंडली में हमने ये देखा था कि इस कुंडली में सिंह लग्न के लिए बुध अच्छा है, क्योंकि सिंह लग्न के लिए बुध की राशियां सेकंड हाउस में और 11th हाउस में है। मर्क्यूरी इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। इसके बाद में हम गुरुवार को देखते हैं, गुरु क्या कर रहा है इस कुंडली में। जुपिटर इज पोजिटेड इन 9th हाउस। हाँ, इसमें आपका नाम जरूर होगा और आपके ट्रैवलिंग भी हो सकते हैं, आपके चेंजेस भी इसमें गुरुवार को मिल सकते हैं। यू कैन गेट चेंजेस ऑन थर्सडे। सो गुरुवार इज कनेक्टेड विथ 9th हाउस, 5th हाउस एंड 8th हाउस। देन कमिंग टू फ्राइडे, वीनस। शुक्र कहां पे? शुक्र तो जन्म लग्न में है, और शुक्र की राशियां, एक राशि है तुला जो तृतीय भाव में है, और दूसरी राशि है वृषभ, वो दशम भाव में है। शुक्रवार इज गुड फॉर साइड बिजनेस। यदि आप कुछ काम करते हैं और आपको लगता है कि कोई साइड बिजनेस के लिए एक दिन रखना चाहिए, तो वो दिन होगा शुक्रवार का। यदि आप कोई सोशल ग्रुप चलाना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटी के साथ आपका कोई दूसरा इंटेंशन भी है, देन फ्राइडे इज अ बेटर डे। दूसरे इंटेंशन से यू वांट टू अर्न नेम और पॉपुलैरिटी और मनी, इट इज नॉट अ डे ऑफ चैरिटी, इट इज अ डे ऑफ एक्टिविटी। तो शुक्रवार एक्टिविटी के लिए, सिंह लग्न के लिए या इस प्रकार के कुंडली के लिए शुभ है। इसके बाद में मैं ले रहा हूं शनिवार। सैटर्न कहां पे है इस कुंडली में? शनि। शनि महाराज सप्तम स्थान में है, और उनकी जो राशियां है, एक राशि है मकर जो 6ठे भाव में है, दूसरी राशि है कुंभ, वो सप्तम भाव में। इस जातक के लिए शनि या शनिवार या शनि के नक्षत्र शुभ होंगे सामाजिक कार्य के लिए, और सामाजिक कार्य में अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, और अपने स्पर्धक को, अपने कॉम्पिटिटर को परास्त करने के लिए। एक पते की बात बताओ, यह शुभ तो है उसके लिए, लेकिन यदि आपको किसी से छुटकारा चाहिए तो भी शनिवार शुभ है। सो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस भाव फॉर वन चार्ट। यू कैन ऑल्सो, आप भी आपकी कुंडली को इसी अंदाज में रखिए और 12 भाव के साथ में इसे समझने का प्रयत्न करिए, तो आपको यह पता चलेगा कि आपके लिए शुभ दिन कौन सा है और शुभ दिन कौन से काम के लिए शुभ है, यह भी आपको पता चलेगा। जैसे इस कुंडली में हमने ये देखा कि सिंह लग्न के लिए रवि स्वयं परिचय, खुद को समझने का मौका देगा। मैं क्या हूं, मैंने जिंदगी में क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें सूर्य उन्हें बताएगा। किसी के पास से पैसे लेने हैं, कैश लेनी है, अपने घर के लोग कहीं बाहर गए हैं, उन्हें मिलना है, तो देन इन दैट केस सन इज गुड फॉर दिस चार्ट।
कृष्णमूर्ति जी ने एक बहुत आसान चीज लाई और उन्होंने कहा, प्लैनेट कैन बी प्रेजेंट एज टाइम। समय का प्रतिनिधित्व करने का काम भी ग्रह को दिया जा सकता है। यानी हर ग्रह किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से समय को परिचित कराता है। यह एक छोटा परिचय हम यहां पे देख रहे हैं। अभी इस कुंडली में 12 के 12 भाव के लिए कोई न कोई ग्रह जरूर आया है। लग्न भाव के लिए हमने देखा शुक्र और सूर्य दोनों मिले। धन भाव के लिए जब हमने देखा तो हमने क्या पाया? उधर धन भाव में हमने ये देखा कि 1 मिनट, धन भाव के लिए हमने देखा चंद्रमा, रवि और बुध, 3 ग्रह धन भाव से जुड़े हैं। यदि लिक्विडिटी का मैटर है, धन भाव से जुड़े हुए ग्रह देखिए। कोई नया व्यवसाय करना है, कारोबार करना है, काम करना है, यात्रा करनी है, घूमने जाना है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए तृतीय भाव को देखना चाहिए। केतु के नक्षत्र तृतीय भाव से देखने हैं, साथ में मंगल तृतीय भाव से देखना है और शुक्र तृतीय भाव से देखना है इस कुंडली के लिए। थोड़ी देर पहले जो हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे थे ना, इस जातक के लिए अश्विनी नक्षत्र घर के बाहर घूमने के लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। फिर आएंगे चतुर्थ भाव के लिए। इस कुंडली के लिए चतुर्थ का अधिपति मंगल है, यानी मंगलवार या मंगल के नक्षत्र, विश्वोत्तरी सिद्धांत के हिसाब से मंगल की जो नक्षत्र है वो भी आप इसके साथ देख सकते हैं। सो वी कैन लर्न अ वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। इस कुंडली में पंचम स्थान को हमने गुरु के साथ जोड़ा है और दूसरा कोई भी ग्रह पंचम से हमने जोड़ा हुआ देखा नहीं है, लेकिन राहु के साथ गुरु होने की वजह से राहु के नक्षत्र भी पंचम स्थान का परिणाम देते हुए नजर आएंगे। षष्ठ भाव शनि के साथ जुड़ा है, सप्तम भाव शनि के साथ जुड़ा है, अष्टम भाव गुरु के साथ जुड़ा है, नवम भाव गुरु मंगल और राहु इनके साथ जुड़ा है, दशम भाव शुक्र के साथ जुड़ा है, लाभ स्थान बुध के साथ जुड़ा है और व्यय स्थान कर्क राशि यानी चंद्रमा के साथ जुड़ा है। ऐसा हमने यहां देखा। सो इन पार्ट 1 what we have understood is something different. What we understood is time is different for different person. किसी के जीतने का समय किसी के हारने का समय हो सकता है, किसी के पलायन का समय किसी को रुकने के लिए हो सकता है, किसी को प्लान्ड एक्टिविटी करने का समय दूसरों को अवॉइड करने का समय हो सकता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन एस्ट्रोलॉजी। एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्केल के ऊपर इसकी चर्चा करके आज का डिस्कशन को मैं खत्म करना चाहूंगा। और वो बड़ा स्केल है विश्वोत्तरी महादशा। प्रचलित ज्योतिष में हम जब विश्वोत्तरी की चर्चा करते हैं तो जो ग्रह, शुभ ग्रह की दशा ऐसा हम सुनते हैं और पाप ग्रह की दशा ये भी सुनते हैं। तो शुभ ग्रह की दशा और पाप ग्रह की दशा ये सुनते सुनते हम यहां तक पहुंचते हैं कि जिनके लिए शुक्र की महादशा आ गई, अरे वाह 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 वाह, इनके जीवन में सब कल्याण होने वाला है। अरे 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 अरे, आपके जीवन में अभी शनि की महादशा आ गई, क्या हो रहा है ये? दोस्तों, ना ही हमारा तर्क ये कहता है, ना ही हमारे प्राचीन तर्क इस प्रकार से बात करते हैं। दशा इसका मतलब ग्रह के प्रकार के परिणाम, लेकिन शुभ ग्रह के परिणाम शुभ है और पाप ग्रह के परिणाम खराब है, ऐसा कतई नहीं है। इसे पहले हम समझ लेंगे। हो सकता है कि जो ग्रह पाप ग्रह कहलाता है वो ग्रह आपके कुंडली का कर्म स्थान से जुड़ा हुआ अधिपति हो, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे लिए योगकारक ग्रह बन गया और इसकी दशा में मैंने बड़े बड़े काम किए। एक छोटी बात
विश्वोत्तरी सिद्धांत से जुड़ी हुई इतनी आसान बात है, हमें याद रखनी चाहिए। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको इस बात को शेयर करता हूं और आज की चर्चा को खत्म करता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में दो गुट होते हैं ना, वैसे ग्रहों के दो गुट है, ऐसा आप समझिए। ये एक शॉर्टकट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पूरी विश्वोत्तरी बात बताना, पूरे सिद्धांतों को बताना, और वो भी एक छोटे लेक्चर में, ये ठीक नहीं होगा। विषय के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन मैं जो बातें आपसे शेयर करने वाला हूं, ये बड़े काम की बात है और ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राजनीति में गुट होते हैं ना, ऐसे ग्रहों के भी गुट है। एक एक गुट का अधिपति है सूर्य, उसी के गुट का दूसरा सदस्य है मंगल, उसी के गुट का तीसरा सदस्य है चंद्रमा, उसी के गुट का चौथा सदस्य है गुरु, और पांचवा सदस्य है केतु। ये 5 लोगों का एक गुट है। और यदि आपका जन्म लग्न इसमें से किसी भी ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसे उदाहरण के तौर पे यदि सिंह है, यानी रवि है यानी सिंह लग्न, मंगल यानी मेष या वृश्चिक लग्न, चंद्रमा यानी कर्क लग्न, गुरु यानी धनु लग्न या मीन लग्न, और केतु, केतु का तो कोई लग्न है ही नहीं। प्लीज डिलीट मोमेंट्स अप टू दिस। आई एम रिपीटिंग फ्रॉम बिगिनिंग। Please restart discussion from earlier para. Okay. सूर्य पंचम, मंगल लग्न और अष्टम, चंद्रमा चतुर्थ, गुरु धनु और मीन। मैंने क्या कहा आपको पता है? मैंने आपको यह कहा कि ये एक गुट है और इस गुट में सिंह लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के लोग हैं। इनके लिए सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु और केतु यह ग्रह शुभ है, आर पॉजिटिव। यदि इसमें से किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम रुका हुआ है, तो इन्हीं ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और विदशा को जोड़ के बता दीजिए, आपके भविष्य के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है, तो आप उसे प्रेडिक्शन करते समय कि ये गुरु की महादशा में, चंद्र के अंतरा में, सूर्य की विदशा में आपका काम हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स इन टाइम मैनेजमेंट। यदि किसी को आपको डराना है, चलिए इसी ग्रुप के वही वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को डराना है, तो हम दूसरे गुट को देखेंगे। दूसरे गुट का अधिपति है शनि, और उसमें दूसरा ग्रह कौन सा है? बुध। तीसरा ग्रह कौन सा है? वेनस। और चौथा ग्रह कौन सा है? राहु। वही वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को आपको यदि डराना है, तो आपको क्या कहना है? शुक्र की महादशा में, शनि के अंतरा में, राहु की विदशा में बच के रहना। कितनी बात बता रहे हैं आप, धनाधन। उसका कारण है ये लॉबी जो है, ये लॉबी इनके अपोजिशन वाली लॉबी है। सारे प्रकार के कारनामे आमतौर पे इन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में होने की संभावना बढ़ती है। मकर लग्न, कुंभ लग्न शनि के हैं, मिथुन लग्न, कन्या लग्न बुध के हैं, वृषभ लग्न और तुला लग्न शुक्र के हैं। ये दूसरी लॉबी है। यदि आपका जन्म वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ ऐसे किसी लग्न में हुआ है, तो आपके लिए ये ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और विदशा को जोड़ के अच्छे परिणाम मिलने की पॉसिबिलिटी बड़ी ज्यादा है, वेरी हाई। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, बता दीजिए उसे बुध की महादशा में, शुक्र के अंतरा में, राहु के सब में जॉब मिल जाएगा। या
बुध के महा में शुक्र के अंतरा में शनि की विदशा में हो जाएगा, या राहु की महादशा में बुध के अंतरा में शनि की विदशा में हो जाएगा। मैं आपको ये एक टाइम मैनेजमेंट की पावर दे रहा हूं, जिसकी सहायता से आप अपने समय का व्यवस्थापन करिए। और ये भूल जाइए कि शुभ ग्रह की दशा शुभ होती है, पाप ग्रह की दशा बुरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह यदि आपके दोस्त है कुंडली के, तो उनका समय आपके लिए अच्छा होता है। यदि वही ग्रह आपकी कुंडली के लिए इनिमिकल प्लैनेट्स हैं, तो उनकी महादशा, उनकी अंतरदशा आपको परेशान करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर having a new dimension to look into the thing called time management for professionals. Thank you very much. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।